हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो हम कल चैप्टर 3 ख़त्म कर चुके थे। आज हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम इसके फैक्टर करेंगे और इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। पूरे चैप्टर में बस यही है हमारा। तो पहले द्विघात समीकरण होता है क्या, पहले वो समझ लेते हैं हम। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर इस रूप का कोई समीकरण है तो वो क्या होगा, हमारा द्विघात समीकरण होगा, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का हो जाए c का हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस a का मान 0 ना हो। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप के समीकरण को क्या कहेंगे हम, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण इतना काफ़ी है। और अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4A की। तो जो एक्सरसाइज 4A है उसमें जो सवाल दे रखे हैं स्टार्टिंग के, उनमें कुछ नहीं है, बस हमें ये बताना है कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं, कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। तो उसके लिए पहले मैं कुछ बता देता हूँ, वो समझ लेते हैं। अगर हमें पहचान करनी है कि कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले चर देखेंगे, चर किस में दे रखा है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, चर। चर के बाद देखेंगे चर की घात। चर की घात, अगर चर की अधिकतम घात कितनी हो जाए, 2, अधिकतम घात कितनी हो, 2। अगर चर की अधिकतम घात 2 होगी तभी वो द्विघात समीकरण होगा। वो पहले ही बोल रहा है द्विघात, द्विघात माने 2 घात वाला समीकरण। तो हमें ऐसे चर छांटने होंगे जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2। उनको सॉल्व करने पर भी अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। चलिए जैसे पहला सवाल देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। पहला सवाल है 1 + x का होल स्क्वायर, सॉरी x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x + x - 3। अगर इसका पूछा जाए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो कुछ बच्चे जल्दी जल्दी बोल देते हैं कि सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इस पर x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात कितनी है, 1 है, जबकि द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो ये x + 1 का होल स्क्वायर लगा है। होल स्क्वायर मतलब ये कि इस पर घात कितनी होगी, अधिकतम 2 घात होगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² + b² + 2ab बराबर 2x - 3। जब x का वर्ग करेंगे क्या हो गया, x², 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2 बराबर 2x - 3। अब देखो इस पूरे समीकरण में x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। देखो यहाँ पे भी 2 है और अधिकतम घात और कोई है नहीं ना, 3 घात है ना 4 घात है। तो x की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी होगी हमारी, 2। अगर x की अधिकतम घात 2 हो गई तो वो हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। पहला सवाल समझ में आ गया। अब चलते दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल भी लगो ऐसा ही है कि x² - 2x बराबर -2 3 - x। इसको बताना है तो देखो यहाँ तो क्लियर आता है, यहाँ पे कितनी घात है, 2 घात है। और यहाँ पर 2 के गुणांक में कुछ नहीं है, केवल 2 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगी, x की 1 घात आएगी। तो पूरे समीकरण में जो x की घात रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 रहेगी। समझ में नहीं आ रहा तो सॉल्व कर ले रहा हूँ मैं। x² - 2x बराबर -3 दूनी 6 माइनस प्लस के 2x। पूरे समीकरण में जो x की अधिकतम घात है कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये कैसा होगा, हमारा द्विघात समीकरण होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। अब ये हमारा कैसा समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो अगर हम देखते हैं इसका इसमें गुणा किया, x² आ रहा है, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण ये है। लेकिन इतनी भी जल्दबाजी हमको नहीं करनी है।
हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे हम तब देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो मैंने इस एक्स का गुणा किया पहले इस पूरे कोष्ठक में, अब मैं इस 2 का गुणा करूँगा पूरे कोष्ठक में, तो माइनस के 2x माइनस के 2, ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x और माइनस के 3। एक चीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ मैं, अगर बराबर के इधर और बराबर के उधर, बराबर के दोनों साइड एक संख्या रखी है, एक ही संख्या रखी है और दोनों की चिन्ह कैसे बिल्कुल सेम है, मतलब इधर भी प्लस की और इधर भी प्लस की, इधर भी माइनस की और उधर भी माइनस की, तो दोनों आपस में कट जाती हैं। तो देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का है, तो इससे ये कट जाएगा। क्या बचेगा, माइनस का x माइनस 2 बराबर 2x माइनस 3। अब इसमें चर की अधिकतम घात देखो कितनी है, चर की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, 1, तो इसका मतलब ये क्या द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप लोग ये पूछोगे सर ये कैसे कट जाएगा, तो देखो अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, ये किसका प्लस का ही तो है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का ही तो होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किसका है, प्लस का, ये किसका माइनस का, तो कटेंगे नहीं ये, इसलिए मैंने वहाँ पे डायरेक्ट काट दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी की तरह है। अब लगभग आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 तक आराम से ऐसे ही, बस मुझे जो चीज़ बतानी थी मैं बता दिया है। आप लोगों को सॉल्व करके देखना है कौन कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उसने कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए, केवल हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। और अब एक चीज़ और बता दूं मैं, अभी तक जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में सवाल किए थे, पिछले चैप्टर में सवाल किए थे, उन्होंने मैंने कुछ सवाल जो एक चर में होने थे मैंने 2 चरों में करा दिए थे। वो क्यों कराए थे, क्योंकि उनको 2 चरों में हल करना था। लेकिन अब जो होंगे वो केवल एक ही चर में होंगे, 2 चर में मानने नहीं है। ठीक है, अगर हम x मानेंगे तो पूरा x में होगा, y मानेंगे तो पूरा y में, इसके अलावा और कोई हमको मानने की जरूरत नहीं है। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक, पहले क्रमागत समझते, क्रमागत होता क्या है। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये जो मेरी संख्या दे रखी है किसमें, क्रम में है। क्रम में कैसे देखो, 1 के बाद कितना आता है, 2 ही तो आता है, 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है, 3 के बाद कितना आता है, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 7 8 9, मतलब 1 से स्टार्ट करो, मतलब जो संख्या आती है उसके बाद ही संख्या आए तो वो होती है हमारी क्रमागत। ये हमारी प्राकृत संख्याओं का क्रम है। अगर मैं सम संख्याओं की बात करूंगा तो 2 4 6 8 10। देखो सम संख्या में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। ये हमारी क्या संख्या, क्रम में चल रही हैं। अगर मैं कहूँ 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 10, तो ये हमारी संख्या क्रम में नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 के बाद क्या आता है, पहले 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 6, 6 के बाद 12 दिया, तो ये हमारे क्रम में नहीं है। एक चीज़ समझ लेते हैं भी, अगर कहीं लिखा है 12 से लेते हैं, 12 14 16 18, अगर हम इन 4 संख्याओं की बात करें, तो ये भी किस में है, क्रम में है। अब आप कहोगे सर ये तो 2 से स्टार्ट नहीं है, भाई क्रम में है। क्रम का मतलब ये कि कहीं से स्टार्ट करो लेकिन उसका सीरीज बनते आए। 12 का 14 आते हैं कि नहीं आते हैं, 14 का 16 आते हैं कि नहीं आते हैं, 16 का 18 आते हैं, तो ये हमारी एक सीरीज बन रही है, बोले क्रम चल रहा है, श्रेणी बन रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्रम में बोलेंगे। अगर 10 के बाद आया 8, 8 का फिर 12, 12 का फिर आया तुम्हारा 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 16, ये संख्या आया तो ये हमारे क्रम में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्रम हमारे जो हमने पढ़ी है संख्या उसमें है नहीं है। 10 के बाद 8 थोड़ी आता है, 8 के बाद 10 आता है, 8 के बाद 12 आता है, 8 के बाद पहले 10 आएगा, उसके बाद 12, फिर 14 आएगा, 14 के बाद 16, फिर 18, तो ये क्रम नहीं है हमारा, उल्टा सीधा रखा हुआ है, तो हमारे क्रम में नहीं है। तो अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, तो हम यहाँ पर मानेंगे। अच्छा मानेंगे कैसे, वो चीज़ समझ लेते हैं। कभी भी
अगर प्राकृतिक संख्या मनवाए, अगर हमें प्राकृतिक संख्याएं माननी हो, कौन सी वाली, क्रमागत, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, x या y जो माने आप। अब प्राकृतिक संख्या में होता क्या है, 1 2 3 4 5, मैंने 5 तक ली है। अब एक चीज़ देखें यहाँ पे, इसमें कितना जुड़ रहा है, एक में एक जोड़े तो ये 2 आएगा, फिर इसमें कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, इसमें भी कितना जुड़ रहा है, 1 1, मतलब प्राकृतिक संख्या एक हमें प्राकृतिक संख्या दे रखी है और अगली प्राकृतिक संख्या चाहिए तो हमें उसमें कितना जोड़ना होगा, हमें 1 जोड़ना होगा। तो क्या करेंगे हम, अगली मानेंगे, क्या मानेंगे हम, x प्लस 1, और उससे अगली बनवाएगा तो x प्लस 2, और उससे अगली बनवाएगा तो x प्लस 3। ये हमारी मानने वाली हुई प्राकृतिक संख्या है। अगर वो बात करें सम संख्याओं की, सम संख्याएं, तो एक चीज़ पहले बात ध्यान रखें, जो सम संख्याएं होती हैं वो हमेशा 2 के गुणा में होती हैं। किस में होती हैं, 2 के गुणा में। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इन सब में कितना गुणा हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो मैं जो मानता हूँ मैं 2x करके मानूंगा। पहली संख्या कितनी होगी हमारी, 2x, क्लियर है। अब यहाँ पर दो, यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 में 2 जोड़ेंगे तब 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तब 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 8, 8 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। ऐसे ही हमें कितना, हर एक में कितना जोड़ना है, हमको 2 2 2 2 जोड़ना है। जब हर संख्या में 2 जोड़ते तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो क्या करेंगे हम, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 और मांगे तो ऐसे और हम मान लेंगे, या हम इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं, अगर वो सवाल में सम संख्या की कंडीशन डालेगा तो इससे भी निकल आएगा, लेकिन जो प्रॉपर तरीका रहेगा, प्रॉपर तरीका ऊपर वाला रहेगा। अगर आप सवाल ऊपर वाले से करेंगे तो और अच्छी बात है, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। इससे एक और को गलत होने के चांस बन जाते हैं किसी किसी कंडीशन में, हर एक कंडीशन में नहीं होगा, किसी किसी कंडीशन में बात कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं हम विषम संख्याओं पर। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं की बात करते हैं। तो जब हम विषम संख्याओं की बात करेंगे तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है पहले समझ लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 ... मतलब इनमें 2 का भाग पूरी तरह नहीं जाएगा, ठीक है। तो विषम संख्या जो हम मानेंगे वो भी कैसे मानेंगे, हम ऐसे ही मानेंगे, 2x के रूप में मान लो या x के रूप में मान लो, किसी भी मान लो। अगर आप 2x के रूप में मानेंगे तो 2x प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे हम। कितने से, 2x प्लस 1 से। क्यों, अगर मानकर चलो मेरा x और आया 0, कितना आया, x और 0, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। मेरी संख्या निकली 2x प्लस 1, मेरी जो x की वैल्यू कितनी, x और 0 आया, मैंने x और 0 यहाँ पे पुट किया तो 2 गुणा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 बराबर 1। एक कैसी संख्या मेरी विषम है। मान के चलो x और मेरा 2 निकल गया, 1 निकल के आया, x बराबर 1, तो 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर 3। ये भी हमारी क्या संख्या है, विषम संख्या है। अब आप कहोगे x बराबर 2 से और निकाल के दिखाओ। चलो मैं x बराबर 2 भी ले लेता हूँ। x बराबर 2 रखने पर जब 2 रखूँगा, 2 गुणा 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 5। x बराबर 3 रखेंगे, देखो x बराबर 3, 2 गुणा 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 7। तो मैंने x की वैल्यू प्राकृतिक पूर्ण संख्या रखी है, देखिए पहले 0 फिर 1 2 3, ऐसे कोई सी भी संख्या रख लेंगे आप, कोई सी भी इसमें रखेंगे तो हमेशा एक प्राकृतिक विषम संख्या ही प्राप्त होगी हमें। देखो जो ये 2x है, 2x कैसी संख्या हमारी, सम संख्या है। अगर मैं उसमें विषम संख्या जोड़ दूं, सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ देता हूं मैं, तो वो हमेशा एक विषम संख्या बनती है। क्लियर है। तो जो अगली विषम संख्या मानेंगे वो क्या होगा हमारा, 2x प्लस
3, हमें सम संख्या में क्या जोड़ना है, विषम संख्या जोड़नी है। फिर 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, ऐसे करके या और भी हो सकती हैं। अगर और माननी हो या करके और हमारा एक तरीका है, उसमें क्या करना है, 2 हटा दो बस। उसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7। मैंने आप लोगों से कहा था कि ऊपर वाला हर कंडीशन सेट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला हर कंडीशन सेट नहीं होता है। अब मान के चलते कैसे सेट नहीं होता वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मान के चलते हैं मेरा जो x की वैल्यू मैं पहले लेता हूँ, x रहा 0 रखा मैंने, तो 0 हमारी कोई संख्या नहीं होती, ना सम ना विषम, तो 0 रखेंगे नहीं हम। x रहा मेरा आया 1, सॉरी यहाँ पर 2x है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले, सॉरी इसकी बात कर रहा हूँ नीचे वाले की। x रहा और 1 रखें तो कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। क्या ये मेरी सम संख्या है, विषम संख्या है? तो सम संख्या हमारी नहीं है। अगर मैं x बराबर में आता हूँ दूसरी वाली कंडीशन पर कि x प्लस 2 पर लेता हूँ मैं, x बराबर 2 में मैं रखा पहले x बराबर 0, जैसे 0 रखूँगा 0 प्लस 2 बराबर 2, सम संख्या आ गई। ठीक है, x बराबर रखा मैंने 1, तो 1 प्लस 2 बराबर 3, ये क्या संख्या मेरी, विषम। चलो आगे बढ़ते हैं। x बराबर 2 रखा, 2 प्लस 2 बराबर 4, सम। x बराबर 3 रखा, तो 3 प्लस 2 बराबर 5, विषम। मतलब अगर हम x की वैल्यू सम रखते हैं या 0 रखते हैं, 0 या सम के अलावा 0 और सम रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 और कैसे रखते हैं, सम, तो हमें इसमें कौन सी वाले में, नीचे वाले में क्या प्राप्त होगी, हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम इसमें x की वैल्यू विषम संख्या रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है। x बराबर 1 तो विषम आई, x बराबर 3 रखा तब भी क्या आया, विषम आया। अगर आप इसको लेंगे ऊपर वाले को, तो इसमें आप कैसी भी संख्या पुट कर दे, सम विषम प्राकृतिक में से, तीनों में से हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। इसी तरह ये होगा, अगर हम इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें, ना कि सम। अगर मैं इसमें x बराबर 2 रखूँगा तब विषम प्राप्त होगी। अगर मैं x बराबर 3 रखूँगा तो सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब इसमें उल्टा चलेगा, विषम संख्या रखने पर सम संख्या प्राप्त होगी हमें, और सम संख्या रखेंगे तब क्या मिलेगी हमें, इसमें विषम मिलेगी। तो ज़्यादातर अगर आप संख्या मानो सम संख्या और विषम संख्या की बात करें तो आप ऊपर वाली संख्या मानो, ये वाली हर कंडीशन सेट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, लेकिन हाई स्कूल लेवल तक का तो इतना होता है कि आप कोई सी भी संख्या मान लें, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, दोनों सेट हो जाती हैं। जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले, वैसे मैं इसकी PDF भी बना दूंगा मैं। ठीक है, अब चलते अपने सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। तो मैंने अभी बताया क्रमागत बोला तो हमेशा प्राकृत संख्या लेंगे हम। माना 2 क्रमागत पूर्णांक x व x प्लस 1 हैं। अब उसने कंडीशन डाली कि सम है कि विषम है, केवल पूर्णांक बोला है। जब भी पूर्णांक बोले तो हम प्राकृतिक मानकर चलेंगे। तो उनका जो गुणनफल है कितना है, 306। इन दोनों का गुणनफल कितने के बराबर होगा, 306 के। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण। वैसे जो ऊपर लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों में लिखिए, तो हमारा द्विघात समीकरण तो ये हो गया। लेकिन उसने कंडीशन डाल रखी नीचे कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो वैसे हमारा सवाल यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए तो हम आगे और कर लेते हैं थोड़ा। अब जो कि मैंने आप लोगों को दूसरे चैप्टर में बताया था कि फैक्टर करना, गुणा करें कितने आए 306, घटाएं कितने आए 1। तो 306 के पहले हम करेंगे फैक्टर। जब 306 के फैक्टर करेंगे तब क्या होगा, 2 से काटेंगे पहले, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 3 6,
3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 से काट देंगे तो 3 3 9 9 3 18, 18 गुणा 17, 18 में 17 टाइम कितना बचेगा 1, और जब 18 गुणा 17 में कितना आएगा 306। तो हम इसको लिखेंगे 18 माइनस 17 x माइनस 306 बराबर 0। जो आगे की संख्या वैसी की वैसी, पीछे संख्या वैसी की वैसी, जो बीच वाली संख्या होती है उसको तोड़ देते हैं हम। तो यहाँ से कितने पद मिल जाते हैं हमको 4 पद। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 18, यहाँ से कुछ कॉमन है 17 कॉमन है, x प्लस 18, दोनों में से क्या कॉमन है x प्लस 18, क्या बचेगा x माइनस 17। तो यहाँ से देखो ये दोनों का गुणा किसके बराबर है 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये भी अलग 0 के बराबर होगा और ये भी अलग 0 के बराबर होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा फिर। तो x प्लस 18 बराबर 0 और x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर माइनस 18, x बराबर 17। दो संख्या निकल आई हमारी, एक है माइनस 18, एक हमारी 17। इसमें हमसे केवल पूर्णांक बोला है कि धनात्मक पूर्णांक बोला है, धनात्मक बोला है। तो धनात्मक बोला है तो इसको क्या कर देंगे हम, छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये किसका ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अगर हम पहली संख्या की बात करेंगे तो पहली संख्या क्या होगी हमारी x, और x की वैल्यू कितनी हमारी 17। दूसरी संख्या की बात करेंगे अगर हम तो वो कितनी हो जाएगी हमारी x प्लस 1, 17 प्लस 1 18। अब आप देखिए क्या दोनों संख्या क्रम में नहीं है, 17 के बाद 18 नहीं आता है क्या? तो हमारी संख्या किस में होगी, क्रमानुसारी है या क्रम से है या क्रम में है, क्रमागत है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो जैसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले पहले। चलिए इस एक्सरसाइज में टोटल 13 प्रश्न है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। देखो हमें इसमें केवल द्विघात समीकरण बनाने केवल समय, और हम द्विघात समीकरण ही बनाएंगे, उतना छोड़ देंगे। x की वैल्यू हमें इस अभ्यास में नहीं निकालनी। मैंने एक सवाल करा दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब केवल द्विघात समीकरण बनानी है तो मैं द्विघात समीकरण बनाऊंगा। क्वेश्चन बनाते हैं 11 पे। तो मैं रेलगाड़ी की चाल एक समान चाल दे रखी है तो उसको मान लेते हैं माना। रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करते हैं, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। पहले हमारी चाल x है, ये क्या हमारी चाल है, और दूरी कितनी दे रही है उसने 480 किलोमीटर की। तो देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे, ठीक है। जब समय निकालेंगे तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है हमारा, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यही होता है। हम समय क्यों निकालेंगे, क्योंकि दोनों स्थितियों के जो समय का अंतर है वो कितना है 3 है। अगर वो अभी x से चल रही है तब उसे कोई समय लगता है, मान के चलो कितना लग रहा है, t लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है तो अब जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। दूरी कितनी है, दूरी उतनी ही है। तो अब जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, समय लगेगा उसको 3 घंटे अधिक लेती है। तो मतलब पहले समय कितना था, t था, अब कितना लगेगा इसको t प्लस
3 लगेगा। तो देखो समय कौन सा ज़्यादा हुआ, समय ये वाला ज़्यादा हुआ जब उसकी चाल क्या हुई, कम हुई। जैसे ही चाल कम हुई समय ज़्यादा लगा, जब समय ज़्यादा तो ज़्यादा समय में से हम कम वाला समय घटाएंगे तो क्या आएगा, तो t+3 में से ऐसे हमने t घटाया तो कितना बचेगा हमारा 3। मतलब इस पूरे समय में से अगर मैं इस समय को हटा दूँ तो किसके बराबर आ जाएगा मेरा, 3 के बराबर, जो वो अधिक ले रही है। क्लियर है इतना। देखो मैंने इस पूरे समय में से इसको माइनस किया, कितना बचा मेरे पास, 3 बचा। तो अब हम अपने सवाल की लैंग्वेज पे आते हैं। तो हमने मान लिया ये, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, या हम ऐसे ले सकते हैं प्रश्नानुसार करके, प्रश्नानुसार चाल कम करने पर लगा समय, चाल कम करने पर लगा समय माइनस समान चाल पर लगा समय, समान चाल पर लगा समय किसके बराबर होगा, वो 3 के तो बराबर होगा, दे रखा है मैंने, अभी निकाला भी था हमने, कितना आएगा 3 घंटे। तो चाल कम करने पर लगा समय वो कितना होगा, समय रहा गया तो दूरी बट्टे चाल, मतलब 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस 480 बट्टे x बराबर कितने को जाएगा, 3 के। ऊपर से कुछ कॉमन है, 480 कॉमन दिख रहा है हमको, क्या बचेगा 1 बट्टे x माइनस 8 माइनस 1 बट्टे x बराबर 3, 480। एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 8, तो x माइनस 8 बराबर 3। भिन्न हमने सॉल्व की, जब भिन्न सॉल्व की तो ये किसकी है, माइनस की है, तो किसके बन जाएगा, सॉरी माइनस की है तो गुणा होगा माइनस का, प्लस 8 बट्टे बराबर 3, x कट गए, 480 कोष्ठक 8 बट्टे x माइनस 8 बराबर 3। गुणा कर लेते हैं हम, जब गुणा करेंगे तो 480 गुणा 8 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3, इसके नीचे एक कैंच गुणा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि 3 से 480 हमारे कट जाएंगे, तो कैंच गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 का गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x में बराबर 480 गुणा 8। ये गुणा में तो इधर किसमें आएगी, भाग में, बट्टे 3, 3 से काटा 3 3 3 6 18 16 बार 160 गुणा 8। जब गुणा करें कितना आएगा, 8 से 48, 8 के 8 12। ये प्लस की इधर किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। अगर हमें इसके फैक्टर करने होंगे तब क्या करेंगे, तो गुणा करें कितने हैं, 1280 हैं, घटाएं कितने हैं, 8 हैं, तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो जैसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, समान चाल। तो जब चाल कम करने पर लगा समय कितना, जब चाल कम हो जाएगी तब हमको समय ज़्यादा लगेगा। तो चाल कम करने पर लगा समय माइनस एक समान चाल पर लगा समय बराबर कितना होगा, 3 घंटे के। इस पर समय कितना लगेगा, दूरी बट्टे चाल, इस पर समय कितना लगेगा, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी, 480 की, ऊपर से 480 कॉमन, 2 भिन्न होने की, इनको हल किया। जब हल किया तो x कट गई, क्या बचा 8 गुणा ये, 8 गुणा 480 में किया, ये आ गया। x गुणा किया x में x स्क्वायर, x गुणा किया 8 में 8x, क्या गुणा किया वहाँ से 3 से काट दिए, तब जो बना समीकरण क्या होना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस की 1280। अब आते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है आयत का। तो आयत का हमको ज़्यादातर अगर आयत के सवाल आए तो 2 चीज़ हमको पता होनी चाहिए, एक आयत का क्षेत्रफल, दूसरा आयत का परिमाप। अगर इतनी चीज़ पता है तो 90% सवाल हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल दे दिया उसने, 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। यहाँ पर समझने वाली बात है, जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है। किसके दुगुने से अधिक है, चौड़ाई के। तो क्या मानेंगे यहाँ पर हम, चौड़ाई न कि लंबाई। तो माना
क्वेश्चन नंबर 12। मैं हर बार यही बताता हूँ कि जिससे अधिक, जिससे दोगुना, जिससे कम, जिसमें भाग लगवाए उसी को मान लो। तो इसमें क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से, किसके दुगने से, चौड़ाई के, चौड़ाई को मानेंगे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई इतनी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, तब लंबाई बराबर कितनी होगी हमारी, इसके दुगने से, इसके दुगने से कितनी अधिक है, 1 मीटर अधिक है। चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितनी है, x है, x का दुगना कितना होगा, 2x, और उससे कितनी अधिक है, 1 मीटर, तो +1। प्रश्नानुसार जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, 528। यहाँ पे बोलो क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 528। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 2x + 1, चौड़ाई कितनी है, x बराबर 528। x का करते हैं गुणा तो कितना हो जाएगा, 2x² + x बराबर 528। ये प्लस का इधर किसका आएगा, माइनस का, तो 2x² + x माइनस के 528 बराबर 0। ये क्या बन गया हमारा, द्विघात समीकरण बन गया। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर समझाता हूँ मैं। चलिए हम मान लेते हैं, देखो जो जिससे दोगुना कहे, जिससे अधिक कहे, जिससे कम कहे उसको मान लेते हैं हम x है। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है हमारी, x मीटर हो गई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x + 1। प्रश्नानुसार जो आयत का क्षेत्रफल देखा कितना देखा, 528। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितनी, इतनी, चौड़ाई कितनी, इतनी, गुणा किया, इसको प्लस के माइनस के लिए आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, यही करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन से। तो माना रोहन की आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तब रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु बराबर x + 26 वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी हमारी, x + 26 वर्ष। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्या कह रहा है वो, फिर कह रहा है कि उसकी आयु, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष पश्चात, तो देखो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3 वर्ष। रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26 + 3, मतलब x + 29 वर्ष। देखो ये तो हमारी पहले की आयु है, जो वर्तमान आयु है, उसके 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 3 जोड़ देंगे तो कितनी होगी, x + 29 वर्ष। कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, अब इनका जो गुणनफल है वो कितना होगा, 360 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, x + 3 × x + 29 बराबर 360, सॉरी 360 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, x²
प्लस 29x प्लस 3x, जब 29 का गुणा करेंगे 3 में कितना आएगा, 9 3 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बराबर 360। जब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा हमारा, x² प्लस 29 कितने होंगे हमारे 32x 87 बराबर 360। ये प्लस का इधर किसका आएगा, माइनस का। जब 360 में 87 टाइम कितने बचेंगे हमारे, ये हो गया 32x माइनस 0 में 7 के 3 बचे कितने 35, 35 में से 8 कितने बचेंगे 27, 273 बराबर 0। दो का समीकरण एक हमारा ये बन गया। तो जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो उसने कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो किससे बड़ी है, रोहन से। तो रोहन की मान लेते हैं हम। रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष, तो रोहन की माँ की आयु कितनी आएगी, x प्लस 26। फिर कह रहा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। उसने घुमा के दिया थोड़ा सवाल, वो यही बोल सकता है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो उसने आगे की चीज़ पीछे दे रखी है, तो थोड़ा पढ़ के करना है इसको, वरना इनका गुणा करके 360 में दिखा देना। 3 वर्ष पश्चात की बोल रहे तो पहले 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी आएगी, x प्लस 3, रोहन की बाकी आयु x प्लस 29। अब इनका गुणा किसके बराबर होगा, 360 के गुणा किया, देगा समीकरण हो गया। तो हमारी एक्सरसाइज 4A खत्म होती है आज। कल हम एक्सरसाइज 4B करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।